हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। भाई, हमेशा हम कोशिश करते हैं कि आपकी परेशानियों का हल लेकर हम आते रहें। तो ऐसी ही परेशानियां रहती हैं, कुछ क्वेश्चन हमारे सामने रखे हैं पर उनका हल नहीं होता। ठीक है, कुछ पंक्तियां लिखी हैं पर समझ नहीं आता, क्या करें। तो भाई, इन पंक्तियों का हल तो हमने आपको अभी दिया ना। हम बात कर रहे हैं क्लास 9th हिंदी कोर्स बी के स्टूडेंट्स की। उनकी बुक है, हमने जो शुरू करी सबसे पहले, वो है स्पर्श भाग 1। अब स्पर्श भाग 1 जो हमारी पुस्तक है, ये 2 खंडों में विभक्त है। ठीक है, कौन से खंडों में विभक्त है? 2 खंडों में विभक्त है। ठीक, 2 खंडों में। अब ये 2 खंड है, एक है गद्य खंड और दूसरा है पद्य खंड। पद्य खंड में क्या रहता है? हमारे पास दोहे थे, पद था, कविताएं हैं, बहुत कुछ है। अब इन कविताएं, ये कभी कभी तो कविताएं बड़ी आसान रहती है, तुरंत समझ में आ जाती है कि भाई क्या कह रहे हैं। लेकिन भाई, जो लिखा है वो तो समझ में आ गया, लेकिन इसके पीछे कवि बहुत कुछ कहना चाहते हैं, जिसको हम बोलते हैं आश्रय। अभी तक आपने क्लास 8th में जो कविताएं पढ़ी, तो जो शब्द लिखे थे उन्हीं शब्दों से आप अर्थ निकाल लेते थे, काम चल जाता था। लेकिन अब द्विअर्थी चीजें चल रही हैं आपके साथ में। द्विअर्थी चीजें मतलब जो पंक्तियां लिखी हुई हैं उसका तो अर्थ निकल ही निकल रहा है, लेकिन उसके पीछे कवि ने बहुत कुछ कहना चाहा है जो उसमें लिखा नहीं है। तो मैं वही कोशिश करती हूं कि जो अर्थ है या तात्पर्य है वो तो आपको मैं समझाऊं, लेकिन इसके पीछे का आश्रय भी समझाऊं, यानी कि जो बात कही नहीं गई वो समझाऊं। तो ऐसी ही हमारी, अभी हम कविता पढ़ रहे थे गीत अगीत। गीत वो जो चीजें गाकर कह दी गई, लेकिन कभी कभी क्या रहता है, कुछ चीजें मन के अंदर रह जाती हैं। कुछ लोग करना चाहते हैं पर गा कर नहीं पाते। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर 3 माध्यम से चीजों को समझाया गया आपको। पहला था गुलाब और नदी के माध्यम से, जहां नदी कलकल बहते हुए अपने विरह के गीत नदी के किनारे पड़े हुए पत्थरों से कहती हुई जा रही थी। क्यों? क्योंकि उसके पास भाषा है। कलकल कलकल कहते हुए जा रही है, तो जैसे लग रहा है कि वो एक गीत गाते हुए जा रही है, अपने मन की बात को उन किनारे पड़े पत्थरों के साथ कहती हुई जा रही है। लेकिन वहीं तट पर एक गुलाब खड़ा हुआ है, चुप है, एकदम चुप है। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने उसको स्वर नहीं दिया। ठीक है, उसे स्वर नहीं दिया, तो वो अपने मन की बात को नहीं बता सकता कि जब पतझड़ आते हैं तो उस दौरान वो क्या सपने देखता है। तो वो ये सोच रहा है कि अगर ईश्वर ने मुझे स्वर दिया होता तो मैं अपने उन पतझड़ के सपनों को सभी को सुनाता। तो एक अपने मन की बात को कह रहा था, वो गीत था। दूसरा अपने मन की बात को नहीं कह पाया, वो अगीत था। ठीक है, लेकिन अंदर तो चल रहा था, इसलिए वो अगीत था। अब कवि का ये मानना है कि इन दोनों में से सुंदर क्या है, जो कह दिया गया वो सुंदर, या जो मन के अंदर रह गया वो नहीं कहा गया वो सुंदर। दूसरा जो उन्होंने उदाहरण दिया, उसमें उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया शुक और शुकी के माध्यम से। एक पेड़ पर एक तोता और तोती रहते। तोता जो है जब बहुत खुश हुआ तो टेटे करके गा रहा है, पूरे सबको सबको जंगल को अपनी बात बता रहा है। लेकिन उसी पेड़ पर मादा तोता है, लेकिन वो अपने अंडों को से रही है। ठीक है, तो वो जो है अपने मन की बात को नहीं कह पा रही, क्योंकि उसके लिए अभी जरूरी क्या है? अपने अंडों को सेना। इसलिए उनके मन की बात उसके मन के अंदर रह गई। अब कवि का कहना है कि भाई, तोता जो गीत गा रहा है वो ज्यादा सुंदर है, या शुकी जो अपने बच्चों के प्रेम में गीत नहीं गा पाई और उसके मन की भावनाएं जो अंदर रह गई वो ज्यादा सुंदर है। यानी कि कह गई, जो बात कह दी जाती है वो ज्यादा सुंदर होती है, और जो प्रकट नहीं हो पाती, जिसे हम नहीं समझ पाते, वो ज्यादा सुंदर होती है। इसी तरीके से तीसरा उदाहरण उन्होंने जो दिया, वो तीसरा उदाहरण क्या था? वो था एक प्रेमी और प्रेमिका के माध्यम से। एक पूरी महफिल जमी हुई है, जिसमें जो प्रेमी है वो आल्हा गीत गा रहा है। आल्हा गीत का पहला सुर सुनते ही प्रेमिका अपने घर से यहाँ चली आई, लेकिन वो उस महफिल में वहां खड़े होकर सामने नहीं गा पा रही, क्योंकि वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं। अगर साथ में सुर मिलाएंगे तो सभी को उनको प्रेम की पता चल जाएगा। तो वो एक ओट में छिप कर जो है ये सोच रही है कि मैं उसकी गीत का हिस्सा क्यों नहीं बन पाई। तो उसके मन की बात भी मन में रह गई। फिर कवि के पास वही प्रश्न कि भाई, जो गा दिया गया वो सुंदर है या जो मन में रह गया वो सुंदर है? यही पूरी बात हमने इस कविता में पढ़ी थी। ठीक है, अब इस कविता के बाद कुछ प्रश्न दिए गए, उन प्रश्नों के उत्तर आज हम आपको कराएंगे। ठीक है,
शुरू करें। तो ध्यान से देखिए, क्लास 9th हिंदी कोर्स बी की हमारी बुक है स्पर्श भाग, इसका पद्य खंड का 8वां अध्याय है। वैसे तो ये पद्य खंड का 3रा अध्याय है, लेकिन चूंकि पूरी पुस्तक का ये 8वां अध्याय है। इसके करेंगे हम आज एनसीईआरटी सॉल्यूशन। देखिए क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हमारे पास कुछ प्रश्न हैं, इनके उत्तर देंगे हम। पहला क्या है, नदी का किनारों से कुछ कहते हुए बह जाने पर गुलाब क्या सोच रहा है? इससे संबंधित पंक्तियों को लिखिए। अब अब पंक्तियां लिखनी है, जो पंक्तियां कविता में ली गई हैं। अब गुलाब सोच क्या रहा है कि अगर ईश्वर ने मुझे स्वर दिए होते तो मैं भी अपने मन की बात सबको बताता। अब मन की बात क्या, पतझड़ के समय जो मैं सपने देखता हूं वो बात मैं सबको सुनाता और बताता। ये बात उन्होंने पंक्तियों में कही है। पंक्ति में देखिए क्या दिया है, नदी किनारों पर कुछ कहते हुए बह जाने पर गुलाब सोच रहा है, यदि परमात्मा ने मुझे भी स्वर दिए होते तो मैं भी अपने पतझड़ के दिनों की वेदना को शब्दों में सुनाता। देखिए क्या है, देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। यानी कि पतझड़ के समय जब सब कुछ झड़ रहा होता है तो उस समय में क्या सपने, क्योंकि देखिए जब हमारे सामने बुरा वक्त आता है, अब प्रकृति के लिए बुरा वक्त क्या होता है, पतझड़ का, क्योंकि सब कुछ झड़ जाता है। तो उस कंडीशन में जब सब कुछ खराब हो रहा है तो उस बुरे वक्त में हम सपने अच्छे देखते हैं। तो गुलाब जो है वो सपने देख रहा था, उन सपनों को वो बताना चाहता था। दूसरा प्रश्न है, जब शुक गाता तब शुकी के हृदय पर क्या प्रभाव पड़ता? अब शुक के ऊपर जब वो बासंती किरणें पड़ती तो वो बड़ा खुश हो जाता और गाता। उसका स्वर पूरे जंगल में गूंज रहा। लेकिन शुकी जो है वो अपने अंडों को से रही है, उसका भी मन कर रहा है कि वो भी जाकर शुक के स्वर में स्वर मिलाए, लेकिन वो अपने वात्सल्य में डूबी हुई है, यानी कि अपने बच्चों के प्रेम में डूबी हुई है, इसलिए वो गीत नहीं गा रही। जब शुक गाता है तब शुकी का मन प्रफुल्लित होता है, वो बहुत खुश हो जाती है, अरे मैं भी चलो गाती हूँ, इस तरीके से, और वह उसके प्रेम में मग्न हो जाती है। इस प्रक्रिया में उसके पंख फूल जाते हैं। अब पंख फूल जाते हैं क्योंकि वो अंडों को से रही है, सारे अंडे ऐसे करके रखे, उनके ऊपर बैठ के वो अंडों को से रही है। तो वो क्या हो रहा है, वो प्रफुल्लित हो जाती है, फूल जाती है और अपने अंडों को और दुगनी भावों के साथ वो सेती है। प्रेमी जब गीत गाता है तब प्रेमिका की क्या इच्छा होती है, कि वो भी उसके गीत का हिस्सा बने। प्रेमिका की क्या इच्छा थी, कि वो भी अपने प्रेमी की गीत का हिस्सा बने, यानी कि वो भी गाना गाए, है ना। तो देखिए क्या है, प्रेमी के मधुर गीत सुनकर प्रेमिका अपने आप को रोक नहीं पाती। जैसी प्रेमी ने गाना सुना किया तो प्रेमिका अपने घर से चली आई। वह घर छोड़कर अपने प्रेमी के पास नीम के पेड़ की छाया में छुपकर उसका मधुर गीत सुनने को दौड़ी चली आई, कि मेरा प्रेमी गा रहा है तो मैं उसके गीत सुनूंगी। तो वो वहां से दौड़ी चली आई। वह सबके सामने आकर अपने प्रेम को व्यक्त करना चाहती थी। वो चाहती थी कि मैं सबके सामने उसके साथ आके गाऊं और मेरा जो प्रेम अपने प्रेमी के लिए है मैं उसको व्यक्त कर दूं, परंतु ऐसा नहीं कर पाती। उसकी इच्छा होती है कि उसके गीत भी अपने प्रेमी के गीतों की कड़ी के साथ मिल सके, यानी कि मेरा प्रेमी जो गीत गा रहा है मैं भी उसके साथ गीत में गीत मिलकर सभी को मन, क्योंकि हम अब क्या होगा, मान लीजिए प्रेमी गा रहा है तो साथ में अगर प्रेमिका गाने लगेगी तो सबको समझ में आ जाएगा कि भाई ये दोनों आपस में प्रेम करते हैं। लेकिन प्रेम अभी सबके सामने व्यक्त नहीं है, छिपा हुआ है। तो अब ये लोक लाज उन्हें ये काम करने से रोक देती है प्रेमिका को, कि भाई एक लोक लाज भी होती है ना, लोगों की जो लज्जा होती है, हम समाज में रहते हैं, तो वो ये काम करने से उसे रोक देती है। सबके सामने आकर प्रेमी के स्वर में स्वर मिलाकर गीत वो नहीं गा पाती। प्रथम छंद में वर्णित प्रकृति चित्रण को लिखिए। अब प्रथम छंद जो आपका छंद दिया गया है जहां पर गुलाब और नदी के बारे में, नदी पर्वतों से बह रही है, निकल रही है, तो वो विरह के गीत गा रही है। पर्वतों से निकल रही है ना, और नदी बह रही है, मैदानी इलाकों में आ रही है, तो वो कहाँ से हो रही है, अपने घर को छोड़ रही है, तो उसको विरह वेदना है, तकलीफ है, जुदाई। अब इधर तट पर जो है, जहाँ पर नदियाँ पानी आ रही है वहाँ पत्थर है, वहीं पास में जो है गुलाब खिला हुआ है जो अपने मन की बात को व्यक्त करना चाहता है ना। तो देखिए क्या है,
प्रथम छंद में नदी एवं गुलाब के प्राकृतिक सौंदर्य को प्रस्तुत किया गया है। इसमें नदी के तीव्र गति से बहने का चित्रण है। नदी क्योंकि कल-कल करके हुए पत्थरों से जब टकरा रही है तो क्या हो रहा है, आवाज आ रही है ना, तो वो आवाज आती हुई सी प्रतीत हो रही है, जो अपना मन हल्का करने के लिए किनारों से बात करती हुई सी प्रतीत हो रही है। क्या कर रही है, किनारों से बात कर रही है, तो उसका मन जो है वो थोड़ा हल्का हो जा रहा है, उसको जो तकलीफ है वो बयां हो जा रही है। उसी प्रकार गुलाब भी पतझड़ के दुख तथा पतझड़ के दिनों में देखे गए स्वप्न को व्यक्त करने की अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है कि उसको जब पतझड़ में जो तकलीफ हुई वो, और उन दौरान जो उसने सपने देखे वो उन दोनों को बयां करना चाहता है। पर विधाता ने उसे स्वर का वरदान नहीं दिया, वो बोल नहीं सकता। इस छंद में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, जो नदी एवं गुलाब के माध्यम से व्यक्त हुआ। अब नदी बोल रही है, जो कि मनुष्यों का काम है। गुलाब मौन है लेकिन स्वप्न देख रहा है, जो कि मनुष्यों का काम है। तो इस तरीके से इस पूरे छंद में क्या किया गया है, गुलाब और नदी का मानवीयकरण किया गया है। प्रकृति के साथ पशु पक्षियों के संबंध की व्याख्या कीजिए। प्रकृति के साथ, अब देखिए पशु पक्षी और प्रकृति ये समझ लीजिए एक ही है। अगर प्रकृति नहीं तो पशु नहीं। अब देखिए वहां पर एक घनी पेड़ था, ठीक है, जो अब उस पे जो है बासंती किरण का मतलब होता है वसंत ऋतु की किरणें, जिस पर शुक और शुकी रह रहे हैं। अब वो वहां पर बड़े आनंद से रह रहे हैं, वहां पर घोंसला बना हुआ है, शुकी ने अंडे दिए हुए हैं जिनको से रही है वो, और इधर जो है शुक जो है उस पेड़ पर बैठकर आनंद ले रहा है, और जब उस पर वो वासंती किरण पड़ती है तो वो बहुत खुश हो जाता है। तो एक तरीके से पशु पक्षियों का प्रकृति के साथ एक अटूट संबंध है, इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। और हाँ, अगर एक नहीं रहेगा तो दूसरा भी स्वतः ही खत्म हो जाएगा। कविता के दूसरे छंद में शुक और शुकी के माध्यम से कवि ने प्रकृति के साथ पशु पक्षियों के संबंधों की व्याख्या करी है। क्या करिए, पशु पक्षी के संबंधों की व्याख्या की है। इसमें शुक शुकी एक घने पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रह रहे हैं। शुकी घोंसले में बैठकर अंडे सेती है और शुक मधुर स्वर में गीत गाकर शुकी को रिझा रहा है, यानी कि प्रफुल्लित कर रहा है। कहते हैं ना, अपने पार्टनर को खुश करने का वो काम कर रहा है अपने गीतों के द्वारा। शुक का स्वर पूरे वातावरण में गूंज रहा है, क्योंकि पूरे जंगल में उस पेड़ पे जब शुक गाता है ना तो पूरे जंगल में उसकी आवाज गूंज रही है। और इस मधुर गूंज से ना केवल प्रकृति बल्कि शुकी भी आनंद मग्न होती है। अब चूंकि वो तो प्रेम से गा रहा है, अब जब वो प्रेम से गा रहा है तो इतना ज्यादा खुश है कि सिर्फ जो है वो वातावरण ही पूरी तरीके से बहुत आनंददायक नहीं हो रहा है, अब वो जिसके लिए गा रहा है, यानी कि शुकी को खुश करने के लिए गा रहा है, तो वो भी बहुत खुश हो जाती है। तो वो अंडे सेने का काम भी वो बहुत अच्छे मन से कर रही है, बहुत अच्छे, क्योंकि खुश है, प्रफुल्लित है, तो उस मन से वो कर रही है। मनुष्य को प्रकृति किस रूप में आंदोलित करती है, अपने शब्दों में लिखिए। अब ये कैसे लिखेंगे, देखिए, मनुष्य को प्रकृति कई रूपों में आंदोलित करती है। एक और नदी का वेगवती धारामय रूप, अब बहुत तेजी से बह रही है ना। दूसरा, गुलाब की सुंदरता एवं वृक्षों की घनी छांव इसमें बरबस ही अपनी ओर खींच लेती है, यानी कि मतलब प्राकृतिक वातावरण मनुष्य को किस तरीके से अपनी तरफ खींचता है, ये चीज बताई गई है। तो दूसरी ओर पशु पक्षियों का मधुर गायन तथा उसकी शारीरिक बनावट मनुष्य को आकर्षित एवं आंदोलित करती है। आंदोलित करने का तात्पर्य क्या है, प्रकृति में हर एक चीज हमें सिखाती है, बताती है कि हमें किस तरीके से रहना है, किस तरीके से जीवन यापन करना है, ये सारी चीजें बताने की कोशिश करती है, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पर बताई जा रही है। सभी कुछ गीत है, सभी कुछ गीत है, अगीत कुछ नहीं होता, कुछ अगीत भी होता है, क्या स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, जो चीजें गा दी गई वो तो गीत है, क्योंकि उसे सबने सुन लिया, लेकिन उस गीत से जो है आनंदित होकर बहुत सारे लोगों के मन में भी बहुत भाव उठते हैं, ठीक है, लेकिन वो प्रकट नहीं हो पाते, वो मन में ही रह जाते हैं, तो वो कहलाते हैं अगीत। अब इसको हम एक बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। जैसे देखिए क्या होता है, एक पार्टी है,
वहाँ पर बहुत अच्छा डीजे लगा हुआ है, डांस हो रहा है और बहुत सारे लोग डांस कर रहे हैं, ठीक है। अब जो लोग डांस कर रहे हैं उनको तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन उन्हीं को देखने वालों में से एक आध लोग ऐसे हैं जिनका मन तो कर रहा है डांस करने का, लेकिन उनके अंदर एक हेजिटेशन है, वो नहीं जा पा रहे। लोगों के सामने डांस करने की शर्म है, या उन्हें डांस नहीं आता है, या जो भी मतलब जो भी हो, किसी के होने का डर है, कुछ भी है, कोई कोई ऐसा कारण हो जिसके कारण वो स्टेज पे जाकर सबके साथ डांस नहीं कर पाते, ठीक है। तो सब जिन लोगों को लोग डांस करते हुए देख रहे, तो वो तो पता चला कि इसने डांस किया, इसने किया, इसने किया, इसने किया, लेकिन आपको ये पता है कि आपका भी मन कर रहा था और आप मन ही मन डांस कर रहे थे, तो आपने भी तो वहां एंजॉय किया ना। तो वो था अगीत, यानी कि एक तो गाकर अपने मन के भाव को प्रकट कर देना, और एक होता है बिना गाए ही हमारे मन के भाव हमारे अंदर रह जाए, वही था चीज। डांस करने की इच्छा थी पर आप डांस नहीं कर पाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उस मोमेंट को एंजॉय नहीं किया, आपने उस मोमेंट को एंजॉय किया। देखिए क्या है, संसार सुरमय है, शब्दमय है। संसार जो शब्दमय और सुरमय है, वहां गीत अवश्य है। जब उसको सुर मिला हुआ है, शब्द मिला हुआ है, तो जाहिर सी बात है वहां पर गीत होंगे ही होंगे। जहां शब्द नहीं, सुर नहीं, वहां गीत नहीं। अतः वहां अगीत निश्चित होगा। जहां पर अब जैसे गुलाब है, गुलाब को शब्द नहीं मिला, सुर नहीं मिला, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो अगीत हो गया। लेकिन यह गीत की ही पृष्ठभूमि है। अब गीत कैसे बनता है, मन में बनता है, ठीक है। पहले हमारे मन में बातें आती हैं, तब उसे हम मुंह से निकालते हैं। यही बात क्या होती है, जो लोग नहीं गा रहे, जैसे गुलाब है, गुलाब उसको स्वर नहीं मिला इसलिए वो नहीं गा रहा, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि तो उसके मन में तैयार हो गई ना, वो क्या कहना चाहता, वो क्या कहेगा, ये सारी चीजें तो उसने सोच ली ना, तो उसकी जो एक प्लॉटिंग है वो अगीत में आती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि गीत शब्दों की मधुर अभिव्यक्ति है, जबकि अगीत उसके पूर्व की स्थिति है, यानी कि गाए जाने से पहले की स्थिति को अगीत कहते हैं, जहां विचार मन के अंदर ही उमड़ते रहते हैं, बाहर नहीं आते। पर अगीत किसी भी क्षण गीत का रूप ले सकते हैं, यानी कि जो शुगी अंडे से रही थी, अगर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती तो वो शुक के साथ गाने लगती, ठीक है। जो पेड़ के पीछे छिपी हुई नायिका थी, जो प्रेमिका थी, अगर वो लोकलाज छोड़ देती तो वो प्रेमी के साथ गाने लगती। होता कि नहीं होता? वही चीज यहां पर बताई कि जहां स्वर नहीं है वहां है, लेकिन बहुत एक्साइटमेंट बढ़ने पर वो बयां भी हो सकते हैं। गीत अगीत के केंद्रीय भाव को लिखिए। अब पूरी कविता में आपने देखा, पढ़ा, अब इसका केंद्रीय भाव आपको लिखना है। तो देखिए क्या दिया गया है। गीत अगीत कविता में कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ पशु पक्षियों के प्रेम एवं मनुष्य तथा प्रकृति के साथ उसके संबंधों का चित्रण किया है, ठीक है। मनुष्य का भी प्रेम है, प्रकृति का भी प्रेम है, मनुष्य और प्रकृति के बीच के संबंध भी है, इन सब का वर्णन किया है। नदी के बहाव तथा गुलाब के झूमने में कवि ने गीत की गूंज सुन ली। कवि को शुक शुकी की दैनिक क्रियाओं में गीत के बोल सुनाई देते हैं, और साथ ही पक्षियों में मानवीय राग के संकेत भी मिलते हैं, कि पक्षियों के अंदर भी मानवीय भाव होते हैं, ये चीज भी उन्होंने प्रकट करी। कवि ने इस कविता में नदी, गुलाब, शुकी, शुक तथा मनुष्य के आंतरिक संबंधों की गूंथ दिया है, यानी कि उसमें उन्होंने प्रकृति, मनुष्य, उनके आंतरिक भाव, इन सभी को मिला जुलाकर एक चीज प्रस्तुत करी है। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा प्रधान है वो है मन के भाव। प्रकृति एवं पशु पक्षी के बीच आल्हा गाता प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए सच्चा साधक बना हुआ है। कवि इन तमाम प्रतिक्रियाओं के बीच गीत और अगीत की तुलनात्मक सौंदर्य संबंधी दुविधा में है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई जो गाया गया वो ज्यादा सुंदर है या जो मन में रह गया वो ज्यादा सुंदर है। वो इस चीज को डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है। उसे दुविधा है कि गाया जा रहा गीत वह अधिक सुंदर है या जो नहीं गाया जा रहा अगीत वह ज्यादा अधिक सुंदर है। तो मेन ये है कि इसमें प्रकृति, मनुष्य, इन सभी की प्रधानता को दिखाते हुए सबसे प्रधान तत्व भावों को रखा गया है। अब उसमें भी जो कवि को सबसे ज्यादा क्या कहते हैं संदेह हो रहा है वो इस बात कर कि जो जहां पर भावों को प्रकट कर दिया गया वो भाव ज्यादा सुंदर है या जो भाव मन में रह गए वो ज्यादा सुंदर है।
अब आ गए प्रश्न संख्या 2। प्रस्तुत काव्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, अब हमारे सामने कुछ काव्यांश आ रहे हैं, इनका संदर्भ भी लिखना है और हमें इनकी व्याख्या भी करनी है। अपने पतझर के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। नदी को कलकल करते बहते हुए विरह के गीतों को गाते हुए जब बह रही थी, तो नदी के तट पर खड़ा गुलाब ये सोच रहा था कि अगर ईश्वर ने मुझे स्वर दिए होते तो मैं भी अपने पतझड़ के दिनों की हो रही तकलीफ और उन तकलीफों में देखे जा रहे सपने, इन दोनों को मैं सभी को बताता, लेकिन परमात्मा ने मुझे स्वर नहीं दिया। ये बात यहाँ पर कही गई है। अब देखिए यहाँ पर कैसे लिखेंगे। सबसे पहले संदर्भ। प्रस्तुत काव्यांश प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित गीत अगीत नामक कविता से उद्धत है। ठीक है, ये तो आपको पता है। इस काव्यांश में उन्होंने गीत और मौन अनुभूति की तुलना करते हुए दोनों को सुंदर बताया। तो ये जो पंक्ति है इस काव्यांश में, ये एक प्रसंग की पंक्ति है कि पूरी तरीके से हमने एक लाइन में बता दिया कि इसके अंदर क्या है। नदी, अब व्याख्या देखिए कि नदी की वेगवती धारा को देखकर गुलाब का मन यह सोचकर दुखी हो रहा है कि ईश्वर ने मुझे वाणी प्रदान क्यों नहीं की, अन्यथा मैं भी पतझड़ में भोगे हुए दुख और सबके सामने गाकर प्रकट करता। कि उस समय जो मैंने दुख देखे, जो मुझे तकलीफें हुई, मैं वो सबको बताता, मैंने जो सपने देखे वो मैं सबको बताता। यहाँ गुलाब का मानवीय राग प्रकट हुआ है, उसके मन में जो, अब सपने देखने का काम किसका है? मानव का है। सपने देख तो मानव देखता है, तो वो भाव प्रकट यहाँ पर किया गया। दूसरा है गाता शुक जब किरण बासंती छूती अंगपड़ से छनकर। अब क्या की चीज है? शुक जिस पेड़ पर बैठा है वो एक बहुत ही घना पेड़ है। अब उस घने पेड़ पर, ठीक है, घने पेड़ के पत्तों से जब वसंत ऋतु की जो किरण है वो छनती हुई आती है और शुक के अंग पर पड़ती है, तब वो गीत गाने लगता है। ठीक है, ये चीज उसने बताई। देखिए क्या है। प्रस्तुत काव्यांश प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित गीत अगीत नामक कविता से उद्धत है। इस काव्यांश में उन्होंने गीत और मौन अनुभूति की ये तुलना करते हुए दोनों को सुंदर बताया है। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या है व्याख्या। किसी घने पेड़ पर शुक शुकी का एक जोड़ा है। शुकी अपने पंख फैलाकर अपने अंडों को सेती है और शुक मधुर गीत गा रहा है। शुक का गीत शुकी के अंगों को छूती बासंती किरण की भांति है, जो शुक और शुकी के अंडों को भरपूर ऊष्मा प्रदान कर रहा है। जैसे ही उन पेड़ों से छनती हुई आती है तो वो गाना शुरू कर देता है। हुई क्यों ना मैं कड़ी गीत की विधना यो मन में गुनती है। अब क्या है, जब प्रेमी आल्हा गीत गाता है तो उसके गीत का पहला स्वर सुनते ही जो प्रेमिका है वो अपने घर से दौड़े हुए आ जाती है, लेकिन उसके सामने प्रकट नहीं होकर पेड़ के पीछे छुपकर उसके गीत को सुनती है और मन में उसके ये गुबार उठता है कि मैं क्यों इसके साथ इसकी गीत की कड़ी नहीं बन पाई, क्यों मैं इसके साथ गीत नहीं गा पाई। मन में उसके सारे भाव मन में ही रह जाते हैं। अब संदर्भ सेम वही रहेगा। देखिए क्या है। प्रस्तुत काव्यांश प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित गीत अगीत नामक कविता से उद्धत है। इस काव्यांश में उन्होंने गीत और मौन अनुभूति की तुलना करते हुए दोनों को सुंदर बताया है, यानी कि जो कह दिया गया वो भी सुंदर और जो मन में रह गया वो भी सुंदर। सांझ के समय में जब प्रेमी ग्वाला प्रसिद्ध लोकगीत आल्हा गाता है तो उसकी प्रेमिका उस ओजपूर्ण स्वर को सुनकर भाव विहल उठती है और उसके मन में इच्छा उत्पन्न होती है कि वह प्रिय के गाए गीतों की पंक्ति क्यों ना बन गई, यानी कि उसके प्रिय जो गीत गा रहे हैं वो उसकी पंक्ति क्यों नहीं बन पाई जिससे वह उसे छू पाती। ठीक है, गीतों के माध्यम से वो उसके सामने जाकर उसके साथ प्रकट होकर गीत में स्वर मिलाकर गीत गाती, ये वो क्यों नहीं कर पाई। चलिए अब आ गए प्रश्न संख्या 3 पर। यहाँ क्या दिया गया है, निम्नलिखित उदाहरणों में वाक्य विचलन को समझने का प्रयास कीजिए और इसी आधार पर प्रचलित वाक्य विन्यास लिखिए। अब आपको उदाहरण के माध्यम से समझाया जा रहा है। देखिए क्या है। तट पर एक गुलाब सोचता। अब चूंकि ये कविता है तो इस कविता में शब्दों को तुकांत के हिसाब से लिखा जाता है।
ठीक है। लेकिन जब हम साधारण भाषा में लिखते हैं तो इसे एक संपूर्ण वाक्य बनाते हैं, ठीक है। चूंकि पहली पंक्ति हमारी कविता की दी हुई है जो कि एक तुकांत के कारण लिखी गई है, ठीक है। अब इसमें आता है, अब इसको हमें एक सरल वाक्य में बदलना है। सरल वाक्य में बदला तो क्या हुआ, एक गुलाब तट पर सोचता है। अब से देखिए अर्थ दोनों का एक ही निकल रहा है, लेकिन शब्दों को आगे पीछे करके उसे संपूर्ण वाक्य बनाया गया है। तट पर एक गुलाब सोचता, अब क्या होगा, एक गुलाब तट पर सोचता, ये एक संपूर्ण वाक्य में आ रहा है। अब इसी तरीके से हमें सारे वाक्यों की रचना करनी है। चलिए देखते क्या है। देते स्वर यदि मुझे विधाता, ठीक है, क्या होगा, यदि विधाता मुझे स्वर देते तो, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, यदि मुझे विधाता स्वर देते, ठीक है। बैठा शुक उस घनी डाल पर, अब क्या है, शुक उस घनी डाल पर बैठा है। सिंपल सी चीज है ना। देखिए क्या है, उस घनी डाल पर शुक बैठा है, सिंपल। नेक्स्ट है, गूंज रहा शुक का स्वर वन में, अब क्या है, वन में शुक का स्वर गूंज रहा है। पूरा हमें पूरा सेंटेंस बनाना है, तो इस तरीके से उसका सेंटेंस बना देंगे। देखिए क्या है, वन में शुक का स्वर गूंज रहा है। हुई ना क्यों मैं कड़ी गीत की, अब हुई ना क्यों मैं कड़ी गीत की, मैं गीत की कड़ी क्यों नहीं हो पाई। सिंपल वाक्य बनाओ, है ना। इसी तरीके से देखिए क्या है, मैं गीत की कड़ी क्यों ना हुई या क्यों ना हो पाई, जिस तरीके से भी लिख दो, वो तो वाक्य हमें संपूर्ण करना है। और क्वेश्चन मार्क लगा के आप, क्योंकि भाई वाक्य में क्या होता है, वाक्य के एंड में आपको विराम चिन्ह लगाने ही पड़ते हैं, तो आप संपूर्ण विराम होगा। अब ये चूंकि क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह में आ जाएगा। शुकी बैठ अंडे है सेती, अब क्या होगा, शुकी बैठकर अंडे सेती है ना। क्या हो जाएगा, शुकी बैठकर अंडे सेती है। तो देखिए क्या होगा, शुकी बैठकर अंडे सेती है। तो इस तरीके से ये वाक्य आपको बनाने हैं। और इसी के साथ समाप्त हो गया हमारा इस अध्याय के प्रश्न उत्तर। आप अच्छे से समझ गए क्या क्या चीजें किस किस तरीके से करनी है। बस इसी, क्योंकि देखिए काव्य खंड में ज्यादा प्रश्नों को दिया नहीं गया है आपको, तो जितने दिए गए हैं वो सभी मैं सॉल्व करा रही हूँ, ठीक है। तो अब हमारा 8th चैप्टर कंप्लीट हो गया, एक्सप्लेनेशन विद एनसीईआरटी सॉल्यूशन। अब हम बढ़ रहे हैं अपने 9th चैप्टर, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित कविता अग्निपथ। ये कविता बहुत अच्छी है और वाकई हमें जीवन जीने के एक सही प्रेरणा भी देती है, ठीक है। तो इस कविता को पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में और फिर उसके बाद करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।